हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसा है मेरा बच्चा पार्टी। आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, बड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, एनएलएम और फ्रिक्शन को कंप्लीट कर लिया है, इंक्लूडिंग एच.सी. वर्मा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, चैप्टर 7 फ्रॉम एच.सी. वर्मा सर्कुलर मोशन लेक्चर 1। हालांकि हम लोग इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले चुके हैं कि सर्कुलर मोशन कैसे होता है, कौन कौन से पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। अगर किसी बच्चे ने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ क्लिक ऑन आई बटन, ठीक है ना। वहाँ पर हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका स्टार्ट किया था। हालांकि मैं अभी भी स्टार्ट करने से पहले एक रिकैप दूंगा, बट उसमें हम लोगों ने डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ था, तो आप वहाँ पर एक बार ही देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं अब सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ने वाले बच्चों, अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो सर्कुलर मोशन में भी हम वही सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स क्या होती है, सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स क्या होती है, डिट्टो सेम वही। वहाँ पर भी हम लोगों ने लीनियर पैरामीटर्स पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन। यहाँ पर भी हम वही पढ़ने वाले हैं, बट अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन। फिर इनका लीनियर पैरामीटर्स जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, और एंगुलर पैरामीटर जो अब पढ़ने वाले हैं, इनमें क्या रिलेशन होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर अपना पैटर्न वही है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लगाते जाएंगे और फिजिक्स को इंटरेस्टिंग और इजी बनाते जाएंगे। बट इसमें आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। जितनी मेहनत के साथ अभी आप पढ़ रहे हो, उसी मेहनत और उसी लगन को मेंटेन करना, तो श्योरली आप अपने एम को ज़रूर अचीव कर पाएंगे। अच्छा चलिए, अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन होता क्या है। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया था कि सर सर्कुलर मोशन तो हम बचपन से देखते आए हैं और हम लोग डेली करते भी थे। स्कूल में आई कार्ड का यूज़ करके हम लोग ऐसे ऐसे रोटेट करते थे, है ना। तो वो एक आई कार्ड हमारा गोल 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 रास्ते में घूमता था। ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के देखे हैं। अब हम बात करें तो सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस चार्जर, ठीक है ना। अब ये मान लो ये एक पार्टिकल है आपके पास जिसका मास m है, ये वो थ्रेड है जिससे हम लोगों ने इसको अटैच किया हुआ है, और ये मेरी फिंगर के साथ ये वाला पॉइंट फिक्स है। नाउ दिस वाला पॉइंट, दिस वाली लेंथ इज नोन एज रेडियस। अब अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल में ऐसे मूव कराएंगे तो ये एक गोल 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 कंप्लीट सर्कल अटेन कर लेगा। श्योर ना बच्चों। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जिसको हम लोगों ने रेडियस बोला है, ये इनका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। और जो ये वाला पार्टिकल है, ये इस वाले फिक्स पॉइंट के चारों तरफ एक चक्कर लगाएगा, है ना, ऐसा। ये तो हुआ हॉरिजॉन्टल। हम कई बार इसको ऐसे भी तो रोटेट कराते हैं, है ना। ये हुआ वर्टिकल मोशन, ठीक है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और ये अगर हम ऐसे रोटेट कराएंगे तो ये कैसा मोशन हो जाएगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। बात समझ में आई। तो सिंपली वही। अब जब ये गोल गोल चक्कर में घूम रहा है तो रियलिटी में ये पाथ, इस वाले पार्टिकल को देखना, ये पार्टिकल तो ऐसे ही ट्रेस कर रहा है ना। देखो ये वो वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल। अगर जब हम इसको ट्रेस कराएंगे तो ये एक्चुअल ट्रेजेक्टरी तो इस सर्कमफेरेंस में चलने वाला है, तो इसको बोलते हैं हम सर्कमफेरेंस। दिस इज फिक्स पॉइंट, और इसी फिक्स पॉइंट को हम नाम दे देंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ द सर्कल। चलिए, अब ये फिक्स पॉइंट से और उस पार्टिकल के बीच का जो वो डिस्टेंस था ना, उसको कहते हैं हम रेडियस। दैट्स इट। तो देखिए क्या बोला गया, सर्कुलर मोशन इज अ स्पेसिफिक मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स इन सच अ मैनर दैट इट ऑलवेज कीप्स अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। यानी हम बात करें तो ये रेडियस, इस पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे देख लो, किसी भी पॉइंट पर देख लो, रेडियस चेंज नहीं होने वाला। तो ये तो थी डेफिनेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन में देखिए बच्चों, पार्टिकल गोल गोल घूमने वाला है ना। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वर्टिकल प्रोजेक्शन है। वर्टिकल यानी आपको लग रहा होगा कि सर्कुलर ऐसे मोशन हो रहा है। रियलिटी में हम हॉरिजॉन्टल पे भी मूव करा सकते हैं और वर्टिकल में भी मूव करा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए, अब जो ये वाला पार्टिकल है, अब इसकी मर्जी है कैसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। हो सकता है वो ऐसे मूव करे, हो सकता है वो ऐसे मूव करे। यानी इसकी दो सेंस ऑफ रोटेशन पॉसिबल है। सेंस ऑफ रोटेशन बेसिकली कि वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। अब आपने देखा है घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी में टिक 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 ऐसे, दिस इज क्लॉकवाइज,
ठीक है ना, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज। देखो बच्चों, ये अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में तो दिस इज क्लॉकवाइज। ठीक है, अब जो कि हम लोग इनके पैरामीटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो बच्चों वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करने का तरीका बताइए जल्दी। आइदर चेंज इट्स मैग्नीट्यूड और इट्स डायरेक्शन। अब देखो ध्यान से, जो कि वो सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो कांस्टेंट भी रह सकता है, वो डिक्रीज भी कर सकता है और वो इंक्रीज भी कर सकता है। जल्दी बताइए, वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए? कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी? जल्दी आंसर आना चाहिए। चलिए ठीक है ना, तो अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले। तो ये तो वही सेंटर पॉइंट है बेटा जिसको हम लोग ने फिक्स पॉइंट बोला गया है। अब बोला क्या कि वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग एट ईच पॉइंट। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। देखिए इस पॉइंट पर अगर मैं इसको नाम दे दूं ए पॉइंट, इसको नाम दे दूं बी पॉइंट, तो ए पॉइंट पे डायरेक्शन देखिए वो सीधा जा रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। बी पॉइंट पे अगर मैं डायरेक्शन देखूं, डायरेक्शन देखना बच्चों, तो नेगेटिव वाई में हो गया, तो सर डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है। अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शन? डायरेक्शन के लिए कुछ भी नहीं करना बच्चों, आपको सेंस ऑफ रोटेशन को देखना है कि वो घूम कैसे रहा है, और उस पॉइंट पर जिस पे भी आपको निकालना है ना, यू हैव टू ड्रॉ अ सिंपली टेंजेंट। देखिए मुझे यहाँ पे निकालना बोला कि यहाँ पे निकाले डायरेक्शन, तो क्या करना है भैया, हमें पता नहीं ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, तो इस पॉइंट को टच करते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, लो जी ये डायरेक्शन आ गई, बस दैट्स इट। तो देखिए वेलोसिटी कीप ऑन चेंजिंग क्योंकि डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, और वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी का पता लगाना है तो उस पॉइंट पर सेंस ऑफ रोटेशन को ध्यान रखते हुए टेंजेंट ड्रॉ कर दो, दैट्स इट। देखिए इस पॉइंट पर अगर मुझे निकालना है तो सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। इस पॉइंट पे निकालना है तो ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, दैट्स इट। बोलो इतना समझ में आया? चलिए अब अगर हम बात करें तो सर्कुलर मोशन दो टाइप के है बच्चों। एक देखिए, डायरेक्शन तो दोनों केसेस में चेंज होने वाली है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलेरेशन तो दोनों ही केसेस में होने वाला है। चाहे वो यूसीएम बोले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो NUCM हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। अब दोनों में फर्क देखिए, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। दोनों में फर्क क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी ऐसा मोशन जिसकी डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है, बट जो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी जिसको हम स्पीड बोलते हैं, वो स्पीड कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे। मतलब कि अगर ये यूसीएम कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, सभी पॉइंट्स पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। अगर ऐसा है तो वो कहलाया जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ना, उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हालांकि हम पहले ही बता चुके हैं, बट नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, अपन डिस्कस करने वाले हैं। NUCM में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी या तो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही होगी या वेलोसिटी लगातार घट रही होगी। अल्टीमेटली क्या है बच्चों, इसमें स्पीड रिमेन कांस्टेंट यूसीएम में, डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन इसमें भी चेंज होगा बच्चों। डायरेक्शन चेंज हो गए तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो गया, वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो गया तो एक्सेलेरेशन तो दोनों ही केसेस में आएगा, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो या वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। बस ये चीज याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा सर? स्पीड कांस्टेंट रहेगी बस। अब देखिए, अब जो ये स्पीड को चेंज कराना या ये सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमने अभी देखा कि स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, स्पीड इंक्रीज भी कर सकती है, स्पीड डिक्रीज भी कर सकती है। नाउ कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? सर एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, और फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आता है। तो केवल और केवल एक्सेलरेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक्सेलरेशन याद करना,
एक्सेलेरेशन कैन डू फॉलोइंग वेरिएशंस, एक्सेलेरेशन बहुत सारे चेंजेस कर सकती है। क्या, जल्दी बताइए। सर मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। याद करो हम लोग ने पलटी मार वाले क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, बिल्कुल। एक्सेलेरेशन इधर, वेलोसिटी इधर, तो एक्सेलेरेशन क्या करेगा, वेलोसिटी को धीरे 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 कम करेगा, एक पॉइंट पे रोकेगा और फिर वो पलटी मार के वापसी एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी चाहता है कि वो एक्सेलेरेशन वाले पाथ को अटेन करने की कोशिश करता। हमेशा याद रखेंगे बस इस चीज को। चलिए, अब वो कैन ऑल्टर द स्पीड, स्पीड को भी बढ़ा घटा सकता है, एंड चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल। अब ये कुछ पैरामीटर्स देख लीजिए बच्चों हम लोगों के लिए, कि अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बच्चों ध्यान से रखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। तो अगर वेलोसिटी भी इधर, एक्सेलेरेशन भी इधर, मतलब क्या है, मैं भग भी इसी डायरेक्शन में रहा हूं और किसी ने मुझे फोर्स भी उसी डायरेक्शन में भगा दिया, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और मुझे लगातार उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते जा रहे हैं, क्या मैं कभी रुक पाऊंगा? आंसर है नहीं। देखो मैं भग भी इसी डायरेक्शन में रहा हूं और किसी ने पीछे से धक्का भी इसी डायरेक्शन में मारा, तो मेरी स्पीड तो इंक्रीज होती चली जाएगी। और सोचो लगातार मुझे धक्का मिलता जा रहा है तो मेरी स्पीड तो इंक्रीज होती चली जाएगी। मैं तो बोल्ट को भी पीछे कर सकता हूं फिर, है ना? पक्का? यस सर। चलिए अब आ जाओ सेकंड में। बोल्ट को पता लग गया ये तो भैया मुझे टक्कर देने वाला है। अब बोल्ट क्या कर रहा है, मैं आगे भाग रहा हूं, बोल्ट समझता है ना पीछे की डायरेक्शन में मुझे रोकने की। तू कैसे जा सकता है भाई, तू कैसे जा सकता है? मैं कह रहा हूं मैं जाके दिखाऊंगा। अब वो ताकतवर है मुझसे ज्यादा, तो वो मुझे रोकने की कोशिश करेगा, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वो फोर्स पीछे लगाएगा, मैं आगे जाने की कोशिश करूंगा। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन बोथ आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हम बात करेंगे थीटा की, यहां पर कितनी वैल्यू हो गई बच्चों, 180 डिग्री। और जब ये सेकंड केस था तो हमने बोला था कि 180 डिग्री पर क्या होगा, पलटी मारेगा, यानी वेलोसिटी धीरे 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 कम हो जाएगी, रुक जाएगी, और फिर मैं पीछे 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 उसी डायरेक्शन में चलने लग जाऊंगा, है ना। चलिए सेकंड केस। अब आता है थर्ड केस जिसमें हम यूसीएम में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन बोथ आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा की वैल्यू बनी बच्चों 90 डिग्री। अब देखो हमें ऊपर वाले दोनों केसेस से एक चीज समझ में आ गया कि वेलोसिटी को इंक्रीज करना या डिक्रीज करने के लिए वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या एक्सेलेरेशन का कोई कंपोनेंट होना जरूरी है। देखो वेलोसिटी इधर, एक्सेलेरेशन भी इधर, तो बड़ी, वेलोसिटी इधर, एक्सेलेरेशन पीछे, तो कम हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि वेलोसिटी इधर है, एक्सेलेरेशन ऐसे, ये वाला केस बना, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। यानी अगर मैं इस एक्सेलेरेशन का एक कंपोनेंट करूं इस डायरेक्शन में, तो वो आ जाएगा a cos 90 ऊपर, a cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0। यानी इस केस में एक्सेलेरेशन का कोई भी कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी की डायरेक्शन में। नो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन अलोंग वेलोसिटी। जब एक्सेलेरेशन का कोई कंपोनेंट ही नहीं है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो ना तो वेलोसिटी बढ़ने वाली है ना वेलोसिटी घटने वाली है। पहले और दूसरे केस में बढ़ और घट क्यों रही थी, क्योंकि एक्सेलेरेशन या तो वेलोसिटी के साथ साथ चल रहा था या ऑपोजिट चल रहा था। अब ये कैसे चल रहा है, एक्सेलेरेशन नीचे, वेलोसिटी इधर, कोई कंपोनेंट नहीं है, बट वेलोसिटी क्या करेगा, एक्सेलेरेशन के पाथ को अटेन करने की कोशिश करता है, करेगा तो कैसा मोशन, सर्कुलर मोशन। तो यहां पर सर्कुलर मोशन। अच्छा एक चीज और बताओ, यहां पर डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो ये किसके अंडर आ जाएगा बेटे, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड क्या रहेगी, सेम सेम सेम, पक्का, श्योर। चलिए अब आइए, अब हम बात करते ए वाले केस की। देखो ध्यान से, इसमें क्या है, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन कुछ एक्यूट एंगल बना रहे हैं और इसमें वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन कुछ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं। बच्चों ध्यान से सुनना बस। अब ये दोनों केस क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं इस एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट करूंगा, देखना ध्यान से,
इस एक्सेलेरेशन के अगर मैं दो कंपोनेंट करूं बच्चों, ये थीटा, ये एक्सेलेरेशन, ठीक है ना। तो इस एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट कीजिए, एक आ गए ये डायरेक्शन में a cos थीटा और एक आ जाएगा नीचे की डायरेक्शन में a sin थीटा। डन। वेलोसिटी भी इधर। अब देखो ध्यान से, याद करो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट तो है a cos थीटा, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी के साथ साथ होगा वो क्या करेगा सर, वो तो स्पीड को इंक्रीज करेगा। यानी जो ये a cos थीटा है ये स्पीड को इंक्रीज करेगा, ये स्पीड को इंक्रीज करेगा, और जो ये a sin थीटा है ये तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा और ये डायरेक्शन को चेंज करेगा। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर कोई भी एक्सेलेरेशन या एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ जाता है तो वो स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है, लेकिन अगर कोई वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ जाए तो वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है। पहले दो केसेस में हम लोगों ने देखा वो स्पीड को चेंज कर रहा था, उल्टर कर रहा था। तीसरे केसेस में देखा वो डायरेक्शन चेंज कर रहा था, लेकिन फोर्थ केस में क्या देखा कि एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर भी आ गया ये वाला, और ये उसके अलोंग भी आ गया। तो इस a cos थीटा को बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। वेलोसिटी के टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन मतलब उसी की डायरेक्शन में, या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल, दैट्स इट। तो इसको बोलते हैं हम AT, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या करेगा सर, स्पीड को चेंज करने के लिए होगा ये। और जो ये होता है a sin थीटा जो परपेंडिकुलर लग रहा है ये डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो इसको हम AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन या रेडियल एक्सेलेरेशन के नाम से जानेंगे बच्चों। ये रहा देखिए, बिल्कुल सेम वही है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। धीरे धीरे स्टेप्स को अपने दिमाग में स्टोर करते चलना बच्चों, इसलिए कह रहा हूँ बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आज का लेक्चर स्किप कर दिया तो सर्कुलर मोशन गायब हो जाएगा पक्का। चलो अब देखिए, तो हमने वही तो बोला कि जो कंपोनेंट स्पीड को ऑल्टर करेगा उसको बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। ध्यान रखना क्योंकि न्यूमेरिकल में ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन गिवन है या रेडियल एक्सेलेरेशन गिवन है, दोनों सेम नहीं है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या करेगा जल्दी बताइए, क्या करेगा, हाँ स्पीड को ऑल्टर करने वाला है। और सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलेरेशन क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करने वाला है। तो हम यहां पे लिख भी सकते हैं कैन ऑल्टर द स्पीड। ऑल्टर द स्पीड कौन करेगा, AT। कैन चेंज द डायरेक्शन कौन करेगा, AC या AR, AC या AR, ठीक है ना। अब देखो एक बारी, एक्सेलेरेशन तो इधर है ना, अब ध्यान से सुनना, एक्सेलेरेशन इधर थी बच्चों थीटा एंगल पर, तो इसको बोला हम लोगों ने AT, इसको बोला हम लोगों ने AC। मेरे बच्चों मैं फिर कह रहा हूं a cos थीटा a sin थीटा मत रट के बैठना, और cos थीटा sin थीटा ये एंगल के बेस पे डिफाइन करते हैं हम। सोचो अगर ये एंगल ये वाला हो जाता तो ऊपर sin थीटा चला जाता, नीचे cos थीटा चला जाता। बट आपको याद क्या करना है, जो वेलोसिटी के अलोंग चल रहा है जिसके कारण वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, वो तो हुआ आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, जिसके कारण डायरेक्शन चेंज हुई, वही सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलेरेशन। बोलो समझ में आया, cos थीटा sin थीटा को नहीं रट के बैठना, टेंजेंशियल और रेडियल या सेंट्रीपिटल, दैट्स इट। अब देखो, तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती है। तो a को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, a को मैं लिख सकता हूं a दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी जो नेट एक्सेलेरेशन है वो इन दोनों कंपोनेंट, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना बच्चों 90 डिग्री, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू r स्क्वायर, r इज योर रिजल्टेंट, तो अंडर रूट ले लेंगे, cos 90 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से पैरेललोग्राम लो लगा के हम लोगों के पास a नेट आ गया। अच्छा, कभी कभार हमसे ये थीटा भी पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा बच्चों, ये AC है तो ये भी AC हो जाएगा। तो tan थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है बेटे, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर देखिए AC, बेस देखिए AT, तो AC बाय AT, AC बाय AT। अब हम AC भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, हम AT भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। एक डायरेक्शन को चेंज करेगा और एक मैग्नीट्यूड को चेंज करने वाला। देखिए
टू चेंज द स्पीड देयर मस्ट बी ए कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वही सब चीजें जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उनको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन रिप्रेजेंटेड बाय at। टू चेंज द डायरेक्शन देयर मस्ट बी ए कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AC से। नेट एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होना चाहिए, और थीटा निकालना चाहते हैं तो AC बाई AT हम लोगों को पता होना चाहिए। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब यहां से एक चीज और समझ में आएगा, लास्ट वाले पार्ट को और देख लीजिए। जब हम लोगों ने ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में डीलिंग की, तो ऑब्ट्यूस एंगल अगर ये है बच्चों थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 180 माइनस थीटा। देखो ध्यान से, तो इस एक्सेलेरेशन का एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा a cos थीटा, और एक चला जाएगा परपेंडिकुलर a sin थीटा। तो वेलोसिटी तो इधर है, एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट पीछे है, तो ये भी टेंजेंशियल ही कहलाएगा। लेकिन इस केस में क्या करेगा, ये स्पीड को कम करेगा। इस केस में क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा। इस केस में क्या करेगा, नो चेंज इन स्पीड मैग्नीट्यूड। और इस केस में स्पीड बढ़ती चली जाएगी, इस केस में स्पीड घटती चली जाएगी, पलटी मारेगा, वापसी लेके आएगा। बताइए, ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आया क्या? सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोगों को यही सब चीज़ें पता होनी चाहिए थी। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक मैथ्स जो हमें चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए। रेडियन क्या होता है ना, 1 रेडियन कितना एंगल होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। और फिर हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर पैरामीटर एंड एंगुलर पैरामीटर। चलिए स्टार्ट कर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब ये रेडियन होता कितना है, एक रेडियन कितना एंगल होता है? तो बड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है बच्चों, ध्यान से सुनना। अभी जो कि हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के बेसिक पार्ट्स को एनालाइज किया है, तो ये सेंटर होता है, ये सरकमफेरेंस होता है। अब सोचो, एक पार्टिकल एक पॉइंट पे था, कुछ टाइम के बाद वो B पॉइंट पे आ गया है, तो उसने चला तो ऐसे ना बच्चों, ये लेंथ उसने कवर करी। दिस इज नोन एज योर आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? आर्क लेंथ, ठीक है ना। तो 1 रेडियन क्या बोला गया? द एंगल विच सस्टेन्ड एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस। यानी जब उसने A से B कितना ट्रेवल कर ले, वो जितना उसका रेडियस है R। तो जो ये एंगल कहलाया जाएगा थीटा, इसको बोलते हैं हम 1 रेडियन। क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। तो अब हमें पता है एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आर्क लेंथ बाय रेडियस। अब आर्क लेंथ भी 1 रेडियन के लिए, 1 रेडियन के लिए देखो, 1 रेडियन के लिए क्या बोला है कि आर्क लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो रेडियस बाय रेडियस, तो जो भी एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 1 रेडियन एंगल। बस सिंपल। अब एक बात बताओ मुझे कि एक पार्टिकल A से चल के वापसी A पर आ जाता है। A से चला, ऐसे घूमा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और वापसी A पर आ गया, तो कितना तो उसने डिस्प्लेसमेंट किया और कितना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां दो अलग अलग पैरामीटर आ गए, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा डिस्प्लेसमेंट भी 0 बोल देता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी 0 बोल देता है। डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वापसी उसी पॉइंट पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0। बट बच्चों इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता। 1 कंप्लीट रोटेशन, अब देखो वो कितना एंगल सस्टेन करने वाला है। 1 कंप्लीट रोटेशन पे उसकी आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, सरकमफेरेंस। 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन पर 1 कंप्लीट रोटेशन, आर्क लेंथ इज इक्वल टू इट्स सरकमफेरेंस, है ना। और सरकमफेरेंस कितना होता है बच्चों, तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो, सरकमफेरेंस कितना होता है सर, 2πr। तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो वो थीटा कहलाया जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज नथिंग बट आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ देखो 2πr ऑन 1 कंप्लीट रोटेशन डिवाइडेड बाय रेडियस r विल कैंसिल आउट, तो थीटा दिस इज इक्वल टू 2π। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन, तो आपका आंसर 0 नहीं होगा, क्या होना चाहिए, 2π। कितना होना चाहिए बच्चों, 2π। अच्छा, ये 2π किस में आ गया, रेडियन में।
अब हम बात करें डिग्री में, एक कंप्लीट रोटेशन में वो कितने डिग्री घूमता है? 360 डिग्री सर। तो डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन है। ऑन वन कंप्लीट रोटेशन जो एंगल इन डिग्री बना बच्चों, थीटा इन डिग्री बना, वो कितना बना? 360 डिग्री, है ना। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन डिग्री में कितना आ गया? 360 डिग्री। और रेडियन में इनको बोलते हैं हम रेडियन, 2 पाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 2, दीज आर ओनली रेडियन एंगल। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 2 पाई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम है ना दोनों केसेस में, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 2 पाई। दोनों को कंपेयर कर दो, तो 360 डिग्री दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई, तो 180 डिग्री दिस इज इक्वल्स टू पाई। अब जो ये 180 है ये तो डिग्री में है बच्चों, नाउ दिस इज इन डिग्री, ठीक है ना, और दिस इज इन रेडियन, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। 1 पाई दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट्स इट। अब हमसे बोला गया 90 डिग्री में कितने रेडियन, तो 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करो बच्चों? 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो 90 डिग्री दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, सिंपल। हमसे बोला गया 60 डिग्री में बताइए, तो 60 डिग्री का मतलब क्या है? 1/3, है ना। तो 60 डिग्री बोले तो पाई बाई 3 लो। अब आपको यहां पर ऐसे एंगल दिखाई देंगे, पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 6, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद रखना है कि 1 पाई दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यूनिटरी मेथड लगा लेंगे हम लोग। पाई में 180 डिग्री, तो 1 में कितना? 180 डिग्री बाय पाई, तो इतने में कितना? 180 डिग्री बाय पाई इंटू समथिंग, वट एवर जो भी लिखना है आपको। तो आपको रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आई होप ये समझ में आ गया। बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था ये, इसलिए कराया क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली है अब, ठीक है। आई होप समझ में आया। देखिए हमें 1 रेडियन चाहिए, 1 रेडियन कुछ भी नहीं होता है। आर्क लेंथ कितना? जब रेडियस के बराबर आर्क लेंथ अटेन हो जाए तो जो ये एंगल बनने वाला है इसको बोलते हैं हम 1 रेडियन। एंगल का फॉर्मूला हमें पता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस होता है। ऑन 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, और 2 पाई होता है या 360 डिग्री होता है, बट हाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा पार्टिकल का। तो हम लोगों ने वहां से ये रिलेशन निकाल के एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमें आ गया कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। अब हमसे डिग्री से पाई में कन्वर्ट करना पूछा तो भी कर सकते हैं, डिग्री से पाई में रेडियन में कन्वर्ट करना बोलेंगे तो भी कर सकते हैं। हमें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद होना चाहिए। बोलो अब समझ में आया पक्का? कोई भी एंगल आ जाए, डिग्री में आए रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में आ जाए तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद क्या रखना है? 180 डिग्री दिस इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एंगुलर पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहला एंगुलर पैरामीटर है हमारे पास थीटा, दैट इज नोन एज योर एंगुलर पोजीशन। क्या बोलते हैं बच्चों थीटा को? एंगुलर पोजीशन। देखिए अब आपको काइनेमेटिक्स अगर बहुत अच्छे से आता है तो दिल खुश हो जाने वाला है। सेम वैसे ही रिलेशंस यहां पर पढ़ने वाले, डिट्टो सेम वैसे ही, बस उनको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। अब देखिए मान लेते कि पार्टिकल हमारा कोई भी एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सेंटर ये रहा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, तो ये एक प्लेन में मूव कर रहा है, पहली बात तो। अब मान लेते कि इनिशियली पार्टिकल पी पार्टिकल है हमारे पास, और वो ए पॉइंट पर है बच्चों हमारे पास एट टी इक्वल्स टू 0 पर। लीजिए ये इनिशियल टाइम है बच्चों हमारे पास कि पार्टिकल कहां पर है? पी पॉइंट पर। अब वो मूव कर रहा है, ठीक है ना बच्चों, मूव कर रहा है तो मान लो उसकी सेंस ऑफ रोटेशन ये मान ली हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप क्लॉकवाइज भी मान सकते हो, नहीं नो वरी अबाउट दैट। तो हमने बोला कि सेंस ऑफ रोटेशन क्या बच्चों, ध्यान से सुनना, सेंस ऑफ रोटेशन हमने मानी, सेंस ऑफ रोटेशन हमने माना इसका एंटी क्लॉकवाइज, ACW लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जब पार्टिकल यहां पे था इनिशियली t इक्वल्स टू 0, फिर उसने चलना स्टार्ट किया, तो चलेगा कैसे बच्चों? सरकमफेरेंस के अलोंग। ध्यान से सुनना बच्चों स्टेप बाय स्टेप। तो चलेगा तो इसी के अलोंग ना, सरकमफेरेंस के अलोंग। यस सर। किसी भी टाइम t1 पे कहां पे पहुंचा पार्टिकल? मान लेते हैं पार्टिकल यहां पॉइंट पे आ गया, B पर आ गया, कितने टाइम में? t1 में। नाउ एंगुलर पोजीशन क्या होती है कि रेफरेंस लाइन से,
रेडियल लाइन, रेडियल बोले तो ये रेडियस, कितना एंगल सस्टेन किया इन द डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन। डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन का मतलब देखिए बच्चों कि इनिशियली हमारे पास पार्टिकल ये था बच्चों, फिर वो यहां पर आ गया, तो इस रेफरेंस लाइन में देखना, रेफरेंस लाइन और इस व्हाइट लाइन में ये जो एंगल बनाना, ये वाला एंगल, दिस इज नोन एज योर एंगुलर पोजीशन। क्या बोलते बच्चों इसको? एंगुलर पोजीशन। तो यही बोला हमारे पास कि जो ये एंगल बना θ1, दिस इज योर एंगुलर पोजीशन। पहली बात तो एक प्लेन में बनने वाला है तो प्लेन एंगल है, थीटा की रीडिंग यूनिट हम लोगों ने देखी है, रेडियन में होता है, तो प्लेन एंगल है, रेडियन इसकी यूनिट है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं t2 टाइम में। भैया t2 टाइम में मान लो वो यहां पे पहुंचा C पोजीशन पे, तो अब कितना एंगल सस्टेन हुआ, अब क्या उसकी एंगुलर पोजीशन होगी? तो एंगुलर पोजीशन के लिए फिर रेडियल लाइन ड्रॉ कर दीजिए बच्चों, फिर रेफरेंस लाइन से कितना एंगल सस्टेन किया, ये θ2 हो गया, यानी ये इसकी एंगुलर पोजीशन हो गई आफ्टर t2 टाइम। चलिए सर, लो जी बोलो, इतना समझ में आया बच्चों? ठीक, θ1 क्या है? एंगुलर पोजीशन एट t1 आफ्टर t1, और θ2 क्या है बच्चों? एंगुलर पोजीशन आफ्टर t2। अब देखिए अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को बनाऊं BOC, ध्यान से देखना बच्चों, BOC को अगर मैं बनाऊं, दिस इज ओरिजिन, दिस इज B, दिस इज C, ये हमारी रेफरेंस लाइन थी, ठीक है ना। ये एंगल कितना था बच्चों हमारे पास? θ1, और ये हमारे पास कितना है बच्चों? θ2। ये हमारे पास उसने पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब अगर हमसे पूछा गया कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो बच्चों पहले बताओ लीनियर वेलोसिटी क्या होती है। तो लीनियर वेलोसिटी को अगर हम बात करते हैं, v वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यानी डेल्टा s बाय डेल्टा t लिखते थे ना हम लोग बच्चों। ये आप ध्यान से सुनना, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ना वो ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और ओमेगा वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम क्या बोल देंगे बच्चों? एंगुलर स्पीड बोल देंगे सर, जो कि हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला, ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, तो सिमिलरली जो वो ओमेगा से मूव कर रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो ओमेगा को कैसे लिखेंगे? तो अब देखना फॉर्मूला बच्चों वही सेम, ओमेगा का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन, वहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। दैट्स इट मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। यहां पर हम वेक्टर अप्रोच लिखते थे, लेकिन ये वाला फॉर्मूला केवल और केवल मैग्नीट्यूड के लिए है, मैग्नीट्यूड, नॉट फॉर वेक्टर क्वांटिटी। यानी इस फॉर्मूले को आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों, गलत हो जाएगा। अभी समझ में भी आ जाएगा कि क्यों सर इसको गलत बोल रहे हैं, ये गलत है, यहां पर ये ठीक था, अभी सब समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होने वाला है। लेकिन ये ऐसे लिख सकते हैं हम। अब ये डेल्टा थीटा क्या है? देखो t1 टाइम पर यहां पे था, t2 टाइम पर यहां पर आ गया, तो t2 t1 के बीच में, मान लो यहां से एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ये t इक्वल्स टू 0, यहां से यहां तक जाने में इसको लगा 2 सेकंड, यहां से यहां तक इसको जाने में लगा 3 सेकंड, तो यहां से यहां तक इसको आने में कितना लगा बच्चों? 1 सेकंड। तो ये तो बना डेल्टा टी, और ये जो ये वाली ये हुआ ना, ये दिस इज नोन एज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। θ2 क्या है? एंगुलर पोजीशन। θ1 भी क्या है? एंगुलर पोजीशन। तो θ2 माइनस θ1 क्या बना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग? θ2 माइनस θ1, दिस इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1। बिल्कुल सेम वैसा ही है बच्चों, बस थोड़े से आपके पैरामीटर्स का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया। अब याद करो एक बारी, एंगुलर पोजीशन देखना, रेफरेंस लाइन से सेंस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में रेडियल लाइन के साथ जो भी एंगल बनने वाला है θ1 θ2 वो एंगुलर पोजीशन है, ठीक है ना। किसी भी टाइम इंटरवल के बारे में अगर आप बात करेंगे कि इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे था, t1 में यहाँ पर पहुँच गया, t2 टाइम में रेफरेंस लाइन से यहाँ पर पहुँच गया,
तो t2 माइनस t1 टाइम में वो कितना डिस्प्लेस हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुई हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं थीटा से। थीटा एक प्लेनर एंगल होगा, प्लेन में एंगल बनने वाला है, यूनिट क्या होगी बच्चों, रेडियन। बोलो इतना समझ में आया। तो एक प्लेन एंगल होगा थीटा, प्लेन एंगल होगा, और यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी, रेडियन। और रेडियन और डिग्री में आपको रिलेशन पता है, वेरी गुड। चलिए ये आ गया आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा के नाम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा। चलो अब देखिए बच्चों, अब ये सब चीजें हम लोगों को समझ में आ गई। अब अगर ये t2 माइनस t1 एक फाइनाइट इंटरवल है, तो यहां पर हम ओमेगा एवरेज को रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना, ओमेगा एवरेज। ये सब वैसे ही हो जाएगा बच्चों। अब आपके पास ध्यान से सुनना, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और ये अगर इनफाइनाइट डेसिमल आ गया तो सर ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। वेरी गुड, ओमेगा इंस्टेंटेनियस। याद है ना लिखने का तरीका कैसे लिखते थे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी क्यू बाय डी टी। लो जी ध्यान से सुनना बच्चों, इंस्टेंटेनियस ओमेगा और एवरेज ओमेगा, ओमेगा बेसिकली एंगुलर स्पीड, तो लिखने के वही तरीके सेम वैसे ही, वहां पर भी वी एवरेज निकाल देते, वहां पर भी वी इंस्टेंटेनियस निकाल देते, सेम वही अप्रोच, डिट्टो सेम वही। सोचो अब हमें एक बेसिक एग्जांपल दे दिया जाए कि थीटा इज अ फंक्शन ऑफ 5t स्क्वायर प्लस 2t। अरे ऐसे हमने बहुत क्वेश्चन किए भाई, हमसे बोला गया एवरेज वेलोसिटी निकालिए, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालिए इन 2 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालिए एट 3 सेकेंड। तो हमें पता है एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों, इनिशियल टाइम रखेंगे, फाइनल टाइम रखेंगे, फिर थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल करके टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, याद है ना। और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते थे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते थे। चलो एक करके देख लेते हैं क्वेश्चन, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, थीटा यानी एंगुलर पोजीशन और टाइम का रिलेशन है ये हमारे पास, और हमसे बोला गया फाइंड एवरेज एंगुलर स्पीड इन 2 सेकेंड्स। इन 2 सेकेंड्स का मतलब क्या बच्चों, t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 2। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो तो हम लोगों को क्या पता है, w एवरेज का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, q फाइनल माइनस q इनिशियल बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक है ना बच्चों। t इनिशियल कितना है बच्चों, 0, t फाइनल कितना है बच्चों, 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स ही लिया है ना। चलो अब थीटा फाइनल देखो, थीटा फाइनल कितना आ गया बच्चों, t की वैल्यू को 2 पुट कर दो, 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 यानी 20 प्लस 4 यानी 24 रेडियन। ध्यान रखना यूनिट का। अब t फाइनल माइनस t इनिशियल, ये हो गया आपके पास कितना बच्चों, डेल्टा थीटा, ठीक है ना। और q इनिशियल कितना हो गया बच्चों, q इनिशियल हो गया सर हमारे पास 0, t की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो 0 आ गया। अब देखिए w एवरेज कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 24 माइनस 0 बाय 2 माइनस 0 यानी 24 बाय 2 यानी 12 रेडियन पर सेकेंड। वहाँ पर क्या होता था बच्चों, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। आगे w एवरेज, अबे कोई बड़ी बात थोड़ी ना। अच्छा चलो हमसे पूछा ही जाए फाइंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। इंस्टेंट w इंस्टेंट निकालना है बच्चों एट 3 सेकेंड। चलो जल्दी करेंगे सभी बच्चे, तो क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो सर इसको। वी नो दैट w इंस्टेंटेनियस दिस इज इक्वल्स टू d थीटा बाई dt। बच्चों मैं वही कह रहा हूं, बिल्कुल रिपीटेशन है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही रिपीटेशन। तो यहाँ पे कितना आ गया, 10t प्लस 2, t की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3, तो पुट कर दीजिए 3, 10 इंटू 3 प्लस 2 तो कितना आ गया बच्चों, 32 रेडियन पर सेकेंड। लो जी w इंस्टेंटेनियस आ गया।
एट 3 सेकेंड्स पे। बोलो समझ में आया पक्का? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बारी रिपीट कर देते हैं। हमने क्या देखा है, हम लोगों ने अब लीनियर पैरामीटर्स और एंगुलर पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन करना है, रिलेशन देखना है। तो हमें पहले पता तो होना चाहिए कि भैया एंगुलर पैरामीटर कहाँ से मेजर करते हैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है। तो वही सब चीज़ें रेफरेंस लाइन से सेंस ऑफ रोटेशन में रेडियल लाइन जितना भी एंगल करने वाली है वो कहलाया जाता है एंगुलर पोजिशन। ठीक है, फिर दो एंगुलर पोजीशन के बीच में अगर हमें देखना कि वो कितना डिस्प्लेस हुआ तो उसको कहलाया जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ गया हमारे पास। अब वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने टाइम में, तो वो होता है ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा कितना लिखेंगे बेटा, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फिर हमने बात करी कि अगर ये डेल्टा टी एक फाइनाइट इंटरवल है, काउंटेबल है, तो हम एवरेज रिप्रेजेंट करेंगे वेरी 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 स्मॉल, यानी डेल्टा टी टेंस टू जीरो इनफाइनाइटेसिमली बहुत स्मॉल, छोटा सा पार्ट वो एलिमेंट लिया है, इंटरवल लिया है। तो उसके लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डी थीटा बाय डी टी। फिर हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया कि इक्वेशन गिवन है, थीटा और टी का रिलेशन गिवन है, हमसे एवरेज भी पूछा, हमसे इंस्टेंटेनियस भी पूछा, हमें तो आता है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार थीटा टी की वैल्यू को थीटा की टर्म्स में रखेंगे फाइनल को, एक बार रखेंगे इनिशियल को। तो फाइनल कितना है 2, तो थीटा 2 की वैल्यू पता लग गई हमें, फाइनल टी की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो इनिशियल पता लग गया, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डेल्टा थीटा पता लग जाएगा, डेल्टा टी पता लग जाएगा, डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस पूछा है तो हम क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे, दैट्स इट। बोलो इतना समझ में आया? अब इस पे कितने भी क्वेश्चंस मैं दे सकता हूं आप लोगों को और आप बना भी सकती है, बैठो बनाओ और करते रहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी वी। बहुत बेसिक सा फंडा है, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। स्टार्ट करें, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, ठीक है ना। अभी तक हमें थीटा पढ़ लिया, हमने ओमेगा पढ़ लिया। अच्छा, थीटा और ओमेगा क्या है? थीटा है सर हमारे पास एंगुलर पोजीशन और डेल्टा थीटा है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ में आई? अभी तक हम लोगों ने उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करी है, डायरेक्शन भी तो निकालनी है। डायरेक्शन इस केस में कैसे निकाले सर, अब उसके बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों, हमारे पास जो भी ये एंगुलर पोजीशन या एंगुलर वेलोसिटी है ना, ठीक है ना, अभी हम लोगों ने यही सब चीजें देखी। ये सेंटर है हमारे पास, ये हमारे पास थीटा आ गया एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया डेल्टा थीटा। अब हमसे बोला जाता है, मान लो सेंस ऑफ रोटेशन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है ना। अब हमसे बोला जाता है कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो चलो मैग्नीट्यूड तो पता लग गया, नाउ हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आपको करना है। अपना सीधा हाथ लीजिए, ले लिया। अब कर्ल दी फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, राइट हैंड बच्चा, अगर कोई लेफ्टी भी बच्चा है ना तो उसका भी राइट हैंड हमारे वाला ही राइट हैंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो लेफ्टी हूं सर मेरा तो राइट ही होगा ना, सबका राइट सब वाला कॉमन, जो 99% लोगों का राइट होता है ना वो सभी का राइट। टेक योर राइट हैंड, कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड इन द सेंस ऑफ रोटेशन, जिस डायरेक्शन में वो घूम रहा है, वेदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए। अच्छा, कर्ल करने का तरीका भी सिंपली ऐसे ही कर्ल होती है बच्चों, कोई ज्यादा ताकत लगा के ऐसे नहीं करना, मैं तो पीछे की तरफ घुमाऊंगा, ना 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 ना, सीधा हाथ लीजिए और उनको कर्ल कीजिए, या तो ऐसे या ऐसे। किस डायरेक्शन में, आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थंब विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। मेरी बात सुनना, ये थीटा और ओमेगा दोनों ही एक्सियल वेक्टर्स है, इनको एक्सियल वेक्टर कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। एक्सियल वेक्टर, जो भी एक्सियल वेक्टर होता है ना, उनका जो भी प्लेन, जिस प्लेन में वो मूव कर रहे होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही उनकी डायरेक्शन होती है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमेशा डायरेक्शन रहेगी। और वो परपेंडिकुलर हो सकता है बाहर की तरफ हो, वो परपेंडिकुलर हो सकता है अंदर की तरफ हो। अगर इस प्लेन के बारे में हम बात करें तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर बाहर की तरफ भी हो सकता है
और अंदर की तरफ भी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेसिकली 90 डिग्री। बात समझ में आई? तो देखिए क्या करना है। अब ये सेंस ऑफ रोटेशन है, तो फिंगर लीजिए, सेंस ऑफ रोटेशन की मूव डायरेक्शन में कीजिए। थंब कहाँ है बच्चों? बाहर। और अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बाहर कौन है? जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो इसका थीटा किधर? बाहर। अब बाहर की डायरेक्शन को देखिए बच्चों, डॉट और एक है क्रॉस। डॉट मतलब बच्चों आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। चलिए, अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज में ना करके क्लॉकवाइज कर रहा होता तो क्लॉकवाइज में ऐसे करते। अब थंब देखो किधर है? अंदर। तो अंदर बोले तो क्रॉस, और क्रॉस का मतलब इनवर्ड, इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। अब ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। कहीं पर डॉट लिखा आ जाए तो समझ लेना कि जिस भी प्लेन में वो मूव कर रहा है उसके बाहर परपेंडिकुलर, और क्रॉस लिखा आ जाए तो जहां पर वो मूव कर रहा है उसके अंदर वाला परपेंडिकुलर। दैट्स इट, रिप्रेजेंटेशन है। 11th में भी यही यूज करेंगे, 12th में भी यही यूज करने वाले। चलिए, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। सेंस ऑफ रोटेशन हमें समझ में आ गई, एक्सियल वेक्टर्स होते ये भी हमें पता लग गया, और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कहां पर रहेगी? जिस भी प्लेन में वो मूव कर रहे हैं ना उसके हमेशा परपेंडिकुलर। अगर वो एक्स वाई में मूव कर रहे हैं तो जेड के अलोंग, या वो पॉजिटिव जेड होगा या वो नेगेटिव जेड होगा, वो किससे डिफाइन करेंगे हम लोग? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? किससे आइडेंटिफाई करेंगे? सेंस ऑफ रोटेशन से, ठीक है ना। अगर वो वाई जेड में मूव कर रहा होगा तो पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में होने वाला। बात समझ में आई? सिमिलरली अगर हमारा ओमेगा इस डायरेक्शन में, तो बच्चों जल्दी बोलो, कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, थंब बाहर, तो आउटवर्ड। और अगर ऐसे ओमेगा होता तो बच्चों हाथ चलाना आना चाहिए बहुत अच्छे से। राइट, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल, थंब विल गिव्स यू द डायरेक्शन। वो बाहर होगा या वो अंदर होने वाला। बात समझ में आई? चलिए, अब हम बात करते हैं रिलेशन को। रिलेशन निकालने के लिए बड़ा सिंपल है बच्चों। ओमेगा का फॉर्मूला जो कि हमें अभी तक पता है, या तो हम डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी लिखते हैं, एवरेज के बारे में डिफाइन करते हैं, और इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करते हैं तो डी थीटा बाय डी टी करते हैं। चलिए, अब प्लीज पे अटेंशन मेरे बच्चों, देखो ध्यान से। अगर हम बात करें, ये हमारा पार्टिकल जो मूव कर रहा था, ठीक है ना, ध्यान से सुनना बच्चों, ये हम लोगों ने बोला ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डी थीटा, ये डी थीटा बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से ए से बी तक चलते हुए हमें पता है एक और थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था, आर्क लेंथ बाय रेडियस, आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। नाउ दिस इज आर्क लेंथ, और रेडियस कितने? आर। ध्यान से देखो, तो मैं थीटा की वैल्यू तो लिख सकता हूं W इंस्टेंटेनियस, दिस इज इक्वल टू डी थीटा की वैल्यू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस इंटू डी टी। ध्यान से सुनो, रेडियस तो थ्रू आउट दी सर्कुलर मोशन क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। तो अब ये देखिए, डी आर्क लेंथ क्या है? डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ, ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? सभी बच्चे बोलेंगे डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। बड़ा बना देता हूं, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। नाउ बताइए, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट? क्या बोला? डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है भाई, ये वाला। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज डिस्टेंस, याद रखना बच्चों। तो ये डी आर्क लेंथ बाय डी टी क्या बना? डिस्टेंस बाय टाइम यानी स्पीड। और स्पीड क्या है बच्चों? हम लोगों ने मानी हुई है यहां पर v। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों? डी आर्क बाय डी टी। इसको x अगर मैं मान लूं तो ये क्या बना बच्चों? 1/r dx बाय डी टी। और dx बाय डी टी क्या बना बच्चों? v क्या है? स्पीड बच्चों, वेलोसिटी नहीं, स्पीड। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या बना बच्चों? v/r, यानी v का फॉर्मूला क्या बना बच्चों? r ओमेगा। फिर कहूंगा ये कैसी क्वांटिटी है? जो रिलेशन है ये एक स्केलर रिलेशन है बच्चों, मैग्नीट्यूड वाला रिलेशन। मैग्नीट्यूड यानी
v का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकते हो अगर लिखना है तो। वेक्टोरियली ये ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है याद करो, ओमेगा की डायरेक्शन किधर है, आउटसाइड दी प्लेन, या तो अंदर या बाहर, और स्पीड वेलोसिटी की डायरेक्शन इसके अलोंग है ना, ये बाहर है और ये अलोंग है, तो इनको हम वेक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, इसका वेक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन ये ठीक नहीं है, यानी इसको हम ये नहीं लिखेंगे v इक्वल टू आर ओमेगा, ये बिल्कुल गलत है। बात समझ में आ गई, क्योंकि ओमेगा की डायरेक्शन तो बाहर है और वेलोसिटी की डायरेक्शन या तो टेंजेंशियली इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी या इधर होगी, बोलो समझ में आया, और ओमेगा की डायरेक्शन बाहर, तो ये मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले, पहली बात इतना समझ में आया पक्का। देखो अब ध्यान से, तो हमें ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिल गया कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, याद करना अब इसको, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v क्या है, लीनियर स्पीड, r क्या है, रेडियस, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड, दोनों में रिलेशन क्या है, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, r क्या है, रेडियस। बात समझ में आई बच्चों। अब देखो ध्यान से एक चीज और बताता हूं आपको, जितने भी हम लोगों ने ये एक्सियल वेक्टर पढ़े हैं, एक तो चीज समझ में आ गई, जिस भी प्लेन सेंस ऑफ रोड जो भी इनका प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन होने वाली। सेकेंडली अब हमें बात करना है कि ये जो हमारे पास थीटा होते हैं ना, थीटा एक कंप्लीट रोटेशन में जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई। सोचो, एक बहुत कॉमन सेंस का एग्जांपल पूछता हूं कि एक पंखा चल रहा था, हमने उसको स्विच मतलब बंद किया, ऑफ कर दिया, तो 12.5 चक्कर 12.5 चक्कर के बाद वो रुक गया है, 12.5 उसने रोटेशन ऐसे चक्कर लगाए और रुक गया है। हमसे बोला गया बताओ उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। ध्यान से सुना बच्चों, पंखा चल रहा था, पंखा हमने बंद किया तो हमने देखा वो 12.5 चक्कर लगाने के बाद रुक गया। हमसे बोला गया फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैन, 0, क्योंकि हमें पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। एक कंप्लीट चक्कर में कितना होता है, 2 पाई, तो 12.5 में कितना हो जाएगा, 25 पाई, दैट्स इट, आंसर आ गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सर 12.5, तो उसने चक्कर लगाए और एक चक्कर में कितना होता है 2 पाई, तो 25 पाई उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। बोलो समझ में आया बच्चों, पक्का, परफेक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। चलिए गाइज, आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं। आई होप जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था सर्कुलर मोशन का वो बहुत क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज शाम को HC वर्मा के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो 6 o'clock आप कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइज, थैंक यू वेरी मच, कीप मोटिवेटिंग अस, कीप वॉचिंग वीडियोस, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।